नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और मेरे साथ हैं ब्रिज द्विवेदी। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मराठा आरक्षण को लेकर बहुत मुद्दे चल रहे हैं। हर आदमी मराठा आरक्षण पे जहां 2 महीने पहले तक बात कर रहा था और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है अब कोई भी बात नहीं करता दिखाई दे रहा है। कई ऐसे बड़े दिग्गज हैं जो अब बिल्कुल शांत हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा मोहित आपने बताया, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं सब नेता चुप हो गए। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मनोज जरांगे जो खुद मराठा आरक्षण को लेकर बहुत तगड़ा आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, वो चुप हैं। एकनाथ शिंदे चुप हैं, उद्धव ठाकरे चुप हैं। मतलब आप समझिए जिस बेसिस पे राजनीति हो रही थी पहले, आप 2 महीना पहले देखेंगे इतने हड़ताल हुए, उसमें एक ने जान भी दे दिया था उसी में। तो आप सोचिए इतना बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब इस चुनाव में जो आपने कहा वो बहुत ठीक कहा कि कोई भी लीडर उसका जिक्र बारे में बात करता दिखाई नहीं दे रहा। तक नहीं कर रहा है। मतलब आप सोचिए बच भी रहे, अगर कहीं इस तरह के सवाल मीडिया की तरफ से पूछे भी जा रहे हैं तो उस सवाल का जवाब देने से जो राजनेता है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से मनोज जरांगे ने 16 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारने की बात कही थी और उसके बाद तुरंत बैकफुट पे चले गए थे, उन्होंने मना कर दिया था। तो जिनकी राजनीति ही आरक्षण से शुरू हुई हो और उसके बाद अब कोई भी इस तरीके से बात नहीं करता दिखाई दे रहा है। मनोज जरांगे की जो आपने बात की, क्योंकि एक टाइम पर उनको ऐसा देखा जा रहा था कि महाराष्ट्र में मराठियों के लिए बहुत बड़े फेस बनने वाले हैं जी। लेकिन पिछले दिनों से आप देखें जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, पहले तो आपने घोषणा की कि हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे चुनाव में जी। उसके बाद अगले ही दिन जी 24 घंटे 12 घंटे भी बीते थे, कुछ उन्होंने अगले दिन कह दिया कि नहीं हमारे कैंडिडेट कोई भी नहीं उतरेंगे। अब इसमें कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कि शायद शरद पवार से कुछ बातचीत हुई और शरद पवार ने कहा कि इससे हमें वोट बैंक में लॉस हो सकता है। हाँ, उनके वोट मतलब वोट शेयर को मतलब लॉस हो सकता है। वोट बैंक एक ही है, जो विदर्भ वाला एरिया है, मराठवाड़ा एरिया है जी। वो एरियाज में ही जो आंदोलन सबसे ज्यादा शुरू वहीं से हुआ। मनोज जारांगे की पकड़ भी उसी क्षेत्र में काफी ज्यादा है। तो वहां का जो वोट बैंक है, अगर ये जरांगे के साइड जाता तो एनसीपी को लॉस होता। एनसीपी में शरद पवार की एनसीपी की बात कर रहा हूं मैं। तो इस वजह से हो सकता है शायद उन्होंने बैकफुट पर आए हों और जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे उसमें भी मना कर दिए कि नहीं हमारा कोई भी कैंडिडेट नहीं लड़ेगा। लेकिन आप सोचिए कितने ताजुब की बात है, जिस मराठा आरक्षण को लेकर इन्होंने भूख हड़ताल की, इतने बड़ा आंदोलन हुआ, इतने दिनों तक, मतलब पिछले साल से हम देख रहे हैं, तो ये अनशन पे भी बैठे, इन्होंने मतलब ऊपर तक बात पहुंचा दी। एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस, सबकी नींद हराम हो गई थी सरकार की, जो बीजेपी सरकार थी आरक्षण को लेके। क्योंकि करे तो करे क्या, आरक्षण दे कि नहीं दे, उस बीच में अटके पड़े थे। उसकी भी बहुत सारी वजहें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। हम देखेंगे कि जिस तरीके से 288 सीटों पे एक सिंगल फेज में चुनाव होना है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि आरक्षण वाला मुद्दा है बिल्कुल किनारे होता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सबको डर है, क्योंकि अपने अपनी बात तो सब रख रहे हैं, कोई अपना इमोशनल कार्ड खेल रहा है, कोई सारी चीजें जात धर्म सब पे आ गए। अभी जैसे अभी जितने भी रैलीज हो रही हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें जैसे आप देखो महायुति को देख लीजिए तो लाडली बहना योजना का जिक्र कर रहे हैं। एमवीए की बात करें तो महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी लीडर मराठा आरक्षण पे बात नहीं कर रहा है। हम देखेंगे जिस तरीके से वहां पे रैलियां हो रही हैं और देखा गया है कि जो मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र हैं उसमें योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी रैलियां कराई जा रही हैं। तो उसका क्या कारण आप मैं जानना चाहूंगा कि क्या है। देखो, हिंदुत्व का चेहरा है योगी आदित्यनाथ, तो जहां पर भी जैसे इनको ये चीज पता है कि मुस्लिम वोट बैंक इनके खाते में है नहीं, तो इसकी जगह पे वो वोट शेयर वो छोड़कर जो हिंदू वाला वोट शेयर है उसको कैप्चर करने के लिए योगी आदित्यनाथ को बार बार इन जगहों पर रैली करने के लिए भेजा जा रहा है। क्योंकि अपनी जो कट्टर शैली है उसके लिए वो जाने जाते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए वो बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा है इस टाइम, जिसकी वजह से बहुत जगह पे इलेक्शन में भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में जिस तरीके का माहौल है, अब ज्यादा दिन तो रह नहीं गए, 1 हफ्ते के बाद चुनाव है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि मराठा आरक्षण का इतना दूर हो जाना किसको ज्यादा फर्क पड़ेगा? मराठा आरक्षण को आपको पहले से समझना, जब हड़ताल हुई तो शिंदे सरकार को भी मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनकी भी काफी मतलब निंदा हुई सरकार की, आरक्षण क्यों नहीं दिया। लेकिन मसला वहां पर है मराठा और ओबीसी, दो ऐसी मतलब अलग अलग है कि ओबीसी को लगता था अगर मराठा को आरक्षण दिया गया
तो उनका जो रिजर्वेशन है उसके कुछ हिस्सों में से दिया जाएगा, जिस वजह से काफी ज्यादा विरोध हुआ। तो इस वजह से उससे बचते बचते हालांकि कोशिश भी की सरकार ने, लेकिन दिला नहीं पाए आरक्षण। सबसे खास बात है इसमें यह है कि जो वोट शेयर है राज्य में कम से कम 52% ओबीसीज हैं और जो मराठा समुदाय हो सिर्फ 28% है। मतलब आप सोचिए सिर्फ 28% है मराठा, अगर वो आरक्षण को मुद्दा बनाते हैं तो सबको बैलेंस करके भी रखना पड़ेगा। ओबीसी को देखें तो आप 52 है, तो ऑब्वियस सी बात है 52% जो वोट शेयर है ओबीसी का उसको टारगेट पहले करना है, फिर 28% को। इस वजह से दोनों को बैलेंस करने के तरीके अपना रहे हैं हर पार्टी, हर कैंडिडेट। अच्छा, इस वजह से शायद हो सकता है कि जिक्र ना हो रहा हो। हमने देखा है कि राहुल गांधी वैसे बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं देते हैं अलग अलग जगहों पे, और जिस तरीके से बीजेपी की जो अलायंस पार्टी है, बीजेपी का जो मतलब महाराष्ट्र में अभी गवर्नमेंट चल रही है, उसके बाद वो वहां पे मराठा आरक्षण का कोई भी मुद्दा उठाते नहीं दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख है नाना पटोले, वही जलाना जो क्षेत्र है वहीं पर आंदोलन उभरा था, वहीं से शुरुआत हुई थी, वहीं से मनोज जरांगे का भी प्रमुख स्थल मतलब जन्म ही हुआ है वहां से। हाँ, तो आप ये देखिए कि वहीं पर रैली करने जाते हैं पटोले, लेकिन वो इस चीज का जिक्र नहीं करते। वो योजनाओं के बारे में बताते हैं कि 3000 रुपए महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत मिलेगा, लेकिन मराठा आरक्षण पे जब उनसे सवाल पूछा तो उसका जवाब देने से मतलब वो कतराते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए राहुल गांधी भी रैली करेंगे अभी, लेकिन आप किसी को भी, चाहे प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए या योगी आदित्यनाथ, कोई भी इस चीज पे बात करने को तैयार ही नहीं। हमने देखा है कि अभी एक दूसरे पे तो एलिगेशन लगाते दिखाई दे रहे हैं, मगर जो मेन मुद्दे हैं उससे कहीं वो दूर जा चुके हैं। अब आप यही चुनाव में देख लीजिए कि मुद्दे जैसी चीजें ज्यादा दिख नहीं रही है। पहले ये देख, जैसे बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, जैसे बयान चल रहे हैं, लेकिन किसी मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही है। इस चुनाव में काफी खास बात है, क्योंकि इस चीज पे पता नहीं किसने फोकस किया कि नहीं, लेकिन अब तक किसी भी मुद्दे पे बात हुई नहीं, चाहे रिजर्वेशन की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, या तरह तरह के मुद्दे, काम को लेकर जितने भी चीजें उठी, सब मुद्दे साइड में हैं, सिर्फ बयानबाजी चल रही है एक दूसरे के खिलाफ। जैसे 2024 लोकसभा चुनाव में मराठा आरक्षण का क्या प्रभाव पड़ा था बीजेपी पे, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। आपने जो लोकसभा की बात की वो बहुत, मतलब ये चीज में ये है कि जैसे जब मराठा आंदोलन इतना ज्यादा उग्र हुआ, उसके बाद जब चुनाव भी पड़े थे तो उसका असर ये देखने को मिला, क्योंकि मनोज जरांगे खिलाफ थे सरकार के, तो जो मराठवाड़ा एरिया है वहां से बीजेपी का पूरा सफाया हो गया, मतलब एक सीट भी नहीं जीत पाई। बिल्कुल। इससे आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन में कितना ज्यादा इम्पैक्ट था। सीटें भी कम हुई है महाराष्ट्र में। आप सोचिए मराठवाड़ा में एक सीट नहीं जीत पाई है बीजेपी, इतना ज्यादा इम्पैक्ट था, पूरी तरह से सफाया हुआ था। और जिस तरीके से अब मराठा आरक्षण की कोई बात नहीं चल रही है, तो इसके पीछे मतलब क्या, वही ओबीसीज वाला मैं बताया, सब लोग टारगेट उन्हीं को कर रहे हैं। जैसे ओबीसी सुरक्षित महसूस नहीं करता है अगर मराठाओं को आरक्षण दिया जाता है, ये प्रमुख मुद्दा है। अब 52% ओबीसी है और 28% मराठा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको दोनों को बैलेंस करना है और ओबीसी को उसके बीच का कोई सॉल्यूशन निकालना है। हाँ, इस वजह से शायद कि दोनों वोट बैंक कुछ तो आएगा, ये वो तो चुप है। हर पॉलिटिकल पार्टी उस तरीके से कोशिश कर रही है कि ये वोट बैंक हमारे पास आ जाए, कि ये हमारे पास आ जाए। तो ये तो था हमारा मराठा आरक्षण के ऊपर एपिसोड, और आगे इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।